आज का हमारा टॉपिक है समास। तो हम बात करते हैं समास की। तो समास क्या है? शब्दों के निर्माण की विधि समास कहलाती है। अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक, लिखा हुआ है आपका कि दो या दो से अधिक शब्दों के समूहों से जब एक नए सार्थक शब्द का निर्माण होता है उसे समास कहते हैं। या दूसरी तरीके से कह सकते हैं हम, लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। तो हम इसको कई प्रकार से कह सकते हैं। वैसे समास के अर्थ की बात करते हैं तो इसके मतलब होता है संक्षेप में, अर्थात हम अपनी बात को संक्षेप में कहें। जिस तरीके से हम अपनी बात को संक्षेप में कहें, जिन शब्दों के द्वारा उन शब्दों को समास कहते हैं। समास के अंतर्गत क्या होता है? जो चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, सीधे शब्द हमारे रहते हैं। जो बीच में चिन्ह लगाते हैं हम, उनका लोप हो जाता है और वही शब्द हमारे समास कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि समास में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों द्वारा शब्दों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले है कि हमारे दो या दो से अधिक, दो शब्द भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी शब्द हो सकते हैं समास के अंतर्गत या समास में। तो देखते हैं कि चार चीज़ें हमारी समास के लिए आवश्यक होती हैं। एक तो सबसे पहले समस्त पद। इस चीज़ को समझ लेते हैं कि समास बनाने से पहले, समास को समझने से पहले हमें कुछ जरूरी शब्दों को समझना है। तो समस्त पद किसे कहते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। दूसरी चीज़ समास के अंतर्गत आती है पूर्व पद। पूर्व पद के मतलब होता है पहला पद। और तीसरी चीज़ आती है उत्तर पद। उत्तर पद के मीन्स होता है दूसरा पद। अगला आता है समास विग्रह, मतलब समास पद का विस्तृत या समस्त पद का विस्तृत रूप। ये चार चीजें हमारी होती हैं। जो शब्द हम बनाते हैं, समास बनाते हैं, उसमें चार चीजें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, इस चीज को हम समझ लेते हैं कैसे। जैसे हमने एक शब्द लिया राजकुमार, एग्जाम्पल द्वारा आप लोग समझ लेंगे इसको। तो इसमें क्या है, पहला पद क्या है, ये राज। राज हमारा क्या है, पहला पद। कुमार हमारा है दूसरा पद। ये हमारा दूसरा, राज पहला पद हो गया, कुमार दूसरा पद हो गया। अब हम इस पूरे को क्या कहेंगे, ये हमारा कहलाएगा समस्त पद। अब हमने लिखा राजकुमार। राजकुमार के मतलब क्या होता है, राजा का कुमार मीन्स पुत्र। तो राजा का पुत्र या राजा का कुमार। अब ये क्या हो गया हमारा, इस पूरे को हम क्या कहेंगे, ये हमारा समस्त, राजकुमार जो है हमारा समस्त पद है। इसका विस्तृत रूप क्या हो गया, राजा का कुमार, राजा का पुत्र। इसको क्या कहेंगे, ये हमारा हो जाएगा समास विग्रह। ये चीज होगी। अब आप समझ चुके होंगे कि समास विग्रह या समस्त पद या पूर्व पद, उत्तर पद या दूसरा पद क्या होता है। ये सारी चीज आप इससे समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारे समास कितने होते हैं। तो देखिए, समास हमारे होते हैं, मुख्यतः समास हमारे चार प्रकार के होते हैं। वैसे मुख्य रूप से समास हमारे चार प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये चार प्रकार के हमारे समास होते हैं। एक कर्मधारय समास और द्विग समास, ये इसी के तत्पुरुष के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमारे समास मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, लेकिन दो हमारे जो होते हैं द्विग समास
द्विगु और कर्मधारय 2 समास होते हैं, वो तत्पुरुष के ही अंतर्गत आते हैं। तो हम कुल मिलाकर 6 समासों को पढ़ेंगे, ठीक, 6 समासों की बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका है अव्ययीभाव समास। बात करेंगे हम अव्ययीभाव समास की। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, इसका पहला पद यानी कि पूर्व पद, पहला पद प्रधान होता है, दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि इसका पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। ये चीज ध्यान रखनी होती है, उपसर्ग होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज है कि पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है, दूसरी चीज याद रखनी है कि पूर्व पद उपसर्ग होता है, और दूसरा पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। दूसरा पद संज्ञावाची होता है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं अव्ययीभाव समास में। एग्जाम्पल द्वारा हम इस चीज को समझ लेते हैं, उदाहरणों द्वारा, कि कैसे हम इसको समझेंगे। जैसे आपका एक शब्द परीक्षा में आया था, हम उसी को ले लेते हैं। आपका उनतालीस, अब देखेंगे इसमें पहला पद ए हो गया, उन हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया है उपसर्ग, ये हमारा उपसर्ग हो गया। तो हम देखते हैं इसमें प्रधानता किसकी है, पूर्व पद की प्रधानता है, किसकी प्रधानता है, ठीक है। तो एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि इसमें किस पद की प्रधानता है, और ये हमें इसमें क्या हमें देखने को मिल रहा है। एक चीज और देखते हैं, जैसे परीक्षा में कुछ इस प्रकार के शब्द आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसे एक आता है, परीक्षा में ही पूछे गए जो एग्जाम्पल वही मैं लेके आपको आई हूँ, बताऊंगी वही आपको। जैसे पूछा जाता है कि पंचगंगा, वो सॉरी पंच नद्या या पंच हिमालय। अब आप इसमें देखेंगे कि पंच लिखा हुआ है, मीन्स संख्या लिखी हुई है, तो आपको ये भ्रम हो जाएगा कि ये आप सोचेंगे कि द्विगु समास है, लेकिन इसमें संख्या होते हुए भी द्विगु समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे कोई नदी हो या पहाड़ हो, उसके आगे अगर संख्या दी हुई हो तो वह अव्ययीभाव समास होता है। नोट कर लेंगे आप इसको, समास होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक कन्फ्यूजन वाले शब्द होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि नदी या पहाड़ के आगे अगर संख्या दी हुई हो तो वो द्विगु समास नहीं होगा, बल्कि वो अव्ययीभाव समास होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। और एक चीज़ याद रखेंगे, जैसे हमारा होता है जो बार बार शब्द आते हैं, जैसे दिनों दिन, प्रतिदिन। अब हमने प्रतिदिन ले लिया, प्रतिदिन, प्रति क्या है हमारा, ये प्रति हमारा उपसर्ग है, हमें कुछ नहीं देखना है। हमने देख लिया कि प्रति लगा हुआ है, ये हमारा उपसर्ग होता है, इसके मतलब ये अव्ययीभाव समास है। एक शब्द और आता है प्रत्येक। अब प्रत्येक है, इसमें क्या है, हम सभी चेक करेंगे
तो प्रति प्लस एक आएगा। अब प्रति हमारा क्या है, उपसर्ग है। जब हमारा प्रति उपसर्ग है तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे एक चीज और याद रखने वाली है हमारे अव्ययीभाव समास में, जैसे तत्सम और तद्भव अगर दोनों साथ साथ आए तब भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, सारे हम परीक्षा वाले ही आपके क्वेश्चन ला रहे हैं, एग्जाम्पल्स ला रहे हैं। साग सब्जी, कौन सा इसमें समास है। अब यहाँ पे साग हमारा है तद्भव और सब्जी हमारा है तत्सम। तो जहाँ पे तत्सम और तद्भव दोनों साथ साथ आए वहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होता है। हमने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं, आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो कन्फ्यूजन वाले थे खासकर हमने वही आपको बताए हैं। एक चीज़ याद रखेंगे कि जहाँ उपसर्ग लगा हो, प्रथम पद प्रधान हो और या तो उपसर्ग लगा हो, वो हमारा अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी कि अव्ययीभाव समास के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। जहाँ पे नदी या पहाड़ के आगे अगर संख्या लिखी हुई हो तो वो भी हमारा अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएगा। अगर हमारा तत्सम तद्भव साथ साथ आता है तब भी हमारा अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएगा। अगर हमारा कोई भी जैसे बार बार शब्द रिपीट हुआ हो तो भी हमारा अव्ययीभाव, जैसे दिनों दिन है, दिनों दिन, बारंबार, इसमें भी हमारा अव्ययीभाव समास आएगा। तो यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। और आगे जो अगला जो समास है वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए थैंक्स।